आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। आंसर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। जो करा है क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा सीधा उन्होंने जो मॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट ऑफ एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते हैं ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहा है, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम 10 सितंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है और आज एक नया वे है जिसके थ्रू हम जो हमारा न्यूज़पेपर है वो कवर करने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज है वो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको ये जो प्लेस है, प्लेस कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है, प्राइजेस जल्दी इंक्रीज होने वाली है, तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो ये नया वे है, अब मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। इसमें हम जो न्यूज़पेपर है उसका एक ओवरव्यू देख लेंगे, जिससे कि हमें फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है वो पता चलेगी। और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम इन डेप्थ पढ़ना है वो हम पीपीटीज के थ्रू कवर करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे होता है, और आपको इस वीडियो के जरिए ये भी लगेगा कि हम न्यूज़पेपर जो है वही पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेज अगर हम देखते हैं तो उसमें पहली जो न्यूज़ आर्टिकल है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, जो कि 8.15% इंटरेस्ट रेट जो है पीएफ पर वो पे किया जाएगा। और यहाँ पर कौन पे करने वाला है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसने रिकमेंड किया है कि यहाँ पर स्प्लिटिंग जो है इंटरेस्ट रेट में वो यहाँ पर की जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंटरेस्ट रेट है वो किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अगर आप देखो तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये तो ठीक है, चाय पे चर्चा के लिए कि भैया इतना हो गया ईपीएफ, इतना इंटरेस्ट रेट जो है वो देने की बात की जा रही है, इतना सब कुछ हमें मिलने का, ये सब कुछ अलग है। लेकिन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो कौन सी है, वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ईपीएफओ। तो ईपीएफओ जो है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए, उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम ईपीएफओ देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट क्या है ईपीएफओ के बारे में, तो ये जो है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए साथ साथ में नोट जो है वो भी बनाते चलिए आप, जिससे क्या होगा, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाएगी, आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कितना परसेंट कर दिया गया है, कितना क्या कर दिया गया है, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा ईपीएफओ के बारे में। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, यहाँ पर जो प्रोविडेंट फंड और पेंशन अकाउंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो प्रोविडेंट फंड और जो पेंशन अकाउंट्स होते हैं वो ये मैनेज करते हैं किसका, उन वर्कफोर्स का जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल सकता है कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों का देखा जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पीएफ कहां से आएगा, इसलिए यहां पर लॉजिक भी आप लगा सकते हो। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उनका ये अकाउंट जो है वो मैनेज करते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर ये एडमिनिस्टर कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है,
ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके द्वारा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके द्वारा किया जाता है। और चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इसकी देखने को मिलती है वो ये है कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की, ठीक है, पूरी दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी है। तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस न्यूज आर्टिकल से हमारे लिए सिर्फ इतनी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? ईपीएफओ। ईपीएफओ एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोविडेंट फंड और उसी के साथ पेंशन अकाउंट दोनों, ठीक है, वो करता है किसका? ऑर्गेनाइज सेक्टर का। उसी के साथ साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो उसके द्वारा किया जाता है, और उसी के साथ साथ ये दुनिया का लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ अगर हम वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगर हम देखें तो यहाँ पर कंगना रनावत जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। कंगना रनावत का आपको पता ही है ना, कि यहाँ पर जो उसका ये जो है क्या बोलते हैं ऑफिस जो है वो यहाँ पर गिराने की कोशिश की गई या फिर थोड़ा बहुत गिराया भी गया बीएमसी के द्वारा। अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ये आती है कि सिक्योरिटी Y+ सिक्योरिटी जो है कंगना रनावत को दी गई है ना। तो यहाँ पर अलग अलग सिक्योरिटीज होती है, X सिक्योरिटी, Y सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी, फिर Z सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी। तो ये अलग अलग सिक्योरिटीज हमें देखने को मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है उनके द्वारा ये सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और जो पैसा होता है वो उनको फ्री मिलती है, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मुकेश अंबानी है, उनको 15 लाख रुपए, क्योंकि Z सिक्योरिटी उनको दी गई थी, तो 15 लाख रुपए पर महीना उनको पे करना पड़ रहा था। और ज्यादा ज्यादा जो अच्छी पोजीशन पर होते हैं तो ज्यादा ज्यादा उनको जो अकोमोडेशन है वो प्रोवाइड करके देना पड़ता है, बाकी पैसे वैसे मोस्टली नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई इसके लिए पैसे देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। उसी के साथ यहाँ पर आ रहा है कि स्टेट जो है क्या वो 50% कोटा से ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र कोटा जो है उसकी बात की जा रही है, और इसमें आप सभी को पता है मराठा जो है उनको कोटा देने की बात हो रही है। तो ये हम पीपीटीज में देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है, तो पीपीटी में कवर करने वाले हैं। उसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल, ठीक है। तो ये भी हम पीपीटीज के जरिए ये वाला आर्टिकल जो है कवर करने वाला है। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें देखने को मिलता है वो ये है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लॉज डाला है डिफेंस में एफडीआई हाइक 74% पर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसी के साथ साथ हमें एफआईआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है एफपीआई ये भी देखने को मिलता है। एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है और एफपीआई जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और ये कम होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो क्रिटिकल सेक्टर्स होते हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, उसमें अगर एफडीआई हम ज्यादा ले लें, ठीक है, अगर कोई 100% एफडीआई ले ले और वो अगर पूरा पैसा जो है निकाल के चला जाए तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। या फिर अगर पूरा एफडीआई अगर हम ले ले उसमें तो फिर हमारी जो सिक्योरिटी है वो थ्रेट पर आ सकती है। इसीलिए अब तक क्या किया था, अब तक जो हमने यहाँ पर हमारा एफडीआई है वो 49% जो है उतना ही अलाउ किया था डिफेंस सेक्टर में, कि भैया ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक रूट मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली बिना गवर्नमेंट के परमिशन के सीधा आप ला सकते हो, उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक रूट। लेकिन अब क्या किया गया है, अब यहाँ पर क्योंकि देखिए हमारी इकोनॉमी इस तरीके से चल रही है कि हमें ज्यादा एफडीआई की जरूरत है, ज्यादा बाहर से पैसा लाने की जरूरत है, तो इसीलिए अब इसे जो 49% था 74% पर कर दिया गया है ना। और उसी के साथ नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज जो है ये कंडीशन यहाँ पर लाई गई है। तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ओके। और ये जो है अकॉर्डिंग सोर्सेज न्यू कंडीशन जो है प्रपोज की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है डिफेंस सेक्टर में ये यहाँ पर काफी स्क्रूटिनिटी के थ्रू जो है वो जाएगा ही, बट ऑब्वियस है कि स्क्रूटिनिटी के थ्रू तो जाना ही चाहिए। लेकिन ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पर आपको क्या होता है, कभी कभार ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्टर में कितना एफडीआई जो है वो अलाउ है। तो यहाँ पर अगर हम डिफेंस देखें तो 74% जो है वहां तक लेकर जाने की यहाँ पर प्रपोजल जो है वो रखा गया है, हाइक करने की बात की गई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल देखने को मिलती है। तो फर्स्ट पेज अगर हम देखें तो यही है। सेकंड पेज पर तो वही उसी का थोड़ा डिटेल में दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसी का डिटेल में दिया गया है। मराठा कोटा जो है उसके बारे में हम देखने ही वाले हैं, है ना। यहाँ पर कंगना रनावत के बारे में बात की गई है, यहाँ पर जो पवार साहब है उन्होंने जो स्लैम किया है उसके बारे में बात की गई है। तो यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर चलते हैं हम सेकंड, यहाँ पर नेक्स्ट पेज जो आता है थर्ड पेज, इसमें कोई भी न्यूज आर्टिकल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर फोर्थ पेज पर अगर हम देखें तो ब्लू एंड पिंक लाइंस, यहाँ पर मेट्रो, मतलब यहाँ पर ये रीजनल हो गया है। ये दिल्ली अगर हम देखें उसके पर्सपेक्टिव से बात हो गई है, उसमें भी कुछ खासी चीज हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रणब मुखर्जी साहब जो उसके बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो पेज है फिफ्थ पेज, इस पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जो कि इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी, यहाँ पर ट्राइलेटरल डायलॉग की बात कर रहे हैं।
अब देखिए ये वाला जो न्यूज आर्टिकल है ट्रायलैटरल डायलॉग की बात कर रहे हैं। ट्रायलैटरल डायलॉग में कौन आ रहा है, तो इसमें हमें इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जो है इनकी ट्रायलैटरल डायलॉग की बात की जा रही है। ठीक है, अब ये जो है ये वाला भी न्यूज आर्टिकल हम डिटेल में देखने वाले हैं हमारे पीपीटी में। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर राजनाथ सिंह जो है ये अटेंड कर रहे हैं रफाल इंडक्शन टुडे, तो ये भी चीज एक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में क्या ही देखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज जो आ रहा है उसमें ये जो रिया चक्रवर्ती है उनको ड्रग्स जो है उसके लिए एफआईआर यहाँ पर दाखिल की गई है व्हाट्सएप चैट के बलबूते पर। तो अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये आपने हाईलाइट तो किया है लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अब रिया चक्रवर्ती के बारे में पढ़ेंगे क्या आप, ये न्यूज़पेपर में आएगा क्या, मतलब एग्जाम में आएगा क्या, रिया चक्रवर्ती जो है उसको पकड़ा गया है, रिया चक्रवर्ती को ये कर दिया गया है, नहीं नहीं ये नहीं आने वाला है। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है ना, क्या किस लिए पकड़ा गया है, ड्रग्स, मतलब क्या है यहाँ पर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से अब जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ध्यान दीजिएगा कौन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ये यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए हमें यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना जरूरी है, तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, किसके द्वारा अरेस्ट किया गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। तो अब हम यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में अगर देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, फर्स्ट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, कब किया गया है, तो ये किया गया है 1986 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 में किया गया है। और ये एक्ट के तहत किया गया है। एक्ट कौन सा है, तो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। ठीक है, ये एक्ट है 1985 का, तभी तो 1986 में किया गया है ना। तो ये एक्ट के तहत किया गया है, आपको इतना सिर्फ ध्यान में रखना है, जो भी एक्ट के थ्रू किया जाता है स्टैट्यूटरी होता है। उसी के साथ साथ एजेंसी जो इसको हैंडल करती है, फिर मिनिस्ट्री अगर हम देखें तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। आप ध्यान देख रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उनके अंडर में हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ हम नेशनल पॉलिसी अगर हम देखते हैं नारकोटिक्स ड्रग और साइकोपेट्रिक सब्सटेंस पर, तो ये आर्टिकल पर बेस्ड है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि आपको आर्टिकल जो है पूछा जा सकता है कि भैया कौन से आर्टिकल से डिराइव करता है, क्या है हमारे आर्टिकल 21 से डिराइव करता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो यहाँ पर डिग्निटी जो है इंसान की नहीं रहती है तो क्या उसे खारिज हो जाती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये जो है इसका गठन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसका हमें देखने को मिलता है बेस्ड है आर्टिकल 47 पर। ठीक है, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 है वो क्या बोलता है, 47 7 हेवन, अगर आपको याद होगा जो MM एकेडमी ऐप है उस पर जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें जो DPSP है उसके वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि 47 याद कैसे रखना है, 7 हेवन है ना, हेवन में अगर आपको जाना है तो आपको अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा, आपको जो अल्कोहल है वो कंजम नहीं करना पड़ेगा, ड्रग्स कंजम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है 47 के तहत कि प्रोहिबिशन किया जाता है कंजम्पशन ऑफ जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स है उसका, जो है अपनी हेल्थ को इंजूरियस है। तो इसलिए 47 जो है आर्टिकल उसके तहत इसका गठन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और उसी के साथ अगर हम एक्ट के बारे में देखें, ये जो एक्ट यहाँ पर लाया गया है तो इसके तहत कौन कौन सी पनिशमेंट्स हो सकती है, तो ये पेनल्टी जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर आप इलीगल ट्रैफिकिंग कर रहे हो अगर ड्रग्स की तो आपको पेनल्टी जो है वो लगाई जाती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो जेल टर्म है वो भी आपको हो सकती है, फाइन जो है वो भी आपको हो सकती है। तो इस तरीके से ये चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, रिया चक्रवर्ती आ गया वो पढ़ते नहीं बैठना है। ठीक है, यहाँ पर जो बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो 1986 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया और 1985 जो उस एक्ट के तहत लाया गया नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, उसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। 47 आर्टिकल जो है उससे ये अपनी पावर जो है वो डिराइव करता है। तो ये एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। चलिए अब यहाँ पर दूसरा कोई इंपॉर्टेंट है क्या, जी हाँ है, यहाँ पर दूसरा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखो टेक डिसीजन, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट आता है NIA कोर्ट जो है वो बेल दे रहा है 2 स्टूडेंट को जो UAPA में हेल्ड किए गए थे। अब यहाँ पर आप देखिए जो UAPA है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। NIA तो ठीक है, NIA तो है, लेकिन UAPA जो है मतलब क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है ना, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पर बेल की बात की जा रही है। ठीक है, ये जो 2 जो हमें देखने को मिल रहे हैं उनको बेल पर। अब यहाँ पर UAPA अगर हम देखते हैं इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। UAPA अगर हम देखें तो ये जो है ये पास किया गया था, कब किया गया था, ये किया गया था 1967 में।
देखिए कुछ नोट्स जो है वो बनाते चलिए, है ना, ये जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हमें सेक्शंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेक्शन 38 39 जो है वो देखने को मिलता है। सेक्शन 120 जो है ऑफ आईपीसी का वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज जो होती है उसके लिए इनको पेनल्टी दी जाती है। और उसी के साथ साथ हाईएस्ट पनिशमेंट अगर हम देखें यूएपीए की, अगर आपने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है यूएपीए के अंडर में, तो आपको डेथ पेनल्टी जो है वो भी दी जा सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है ये भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पेनल्टी समझ लीजिए डेथ पेनल्टी यहाँ पर लगाई गई है। और उसी के साथ साथ ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, यूएपीए मतलब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएपीए, तो ये सिर्फ इंडियन नेशनल पर होता है, फॉरेन नेशनल पर नहीं होता है। तो देखिए ये जो है ना ये दोनों पर होता है, इंडियन और फॉरेन नेशनल दोनों पर होता है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा, ओके। तो इस तरीके से यूएपीए जो है इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। और यहाँ पर ये जो एक्ट है ये बेसिकली एम्पावर करता है डायरेक्टर जनरल जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, जैसे हमने देखा यहाँ पर एनआईए जो है ये जो डायरेक्टर होते हैं उनको एम्पावर करता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी जो भी हो यहाँ पर वो सीज कर सकते हैं। तो ये एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में पता होगा ही, लेकिन फिर भी अगर हम ये देखें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट जो है 2008 का, इसके तहत इसका गठन किया गया था। उसी के साथ हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। और जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे मुंबई टेरर अटैक है उसके बाद हमें देखने को मिला था, और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं मतलब हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, है ना, और जो काउंटरफिट करेंसी हो, तो सारी चीजें इसमें अभी इन्वॉल्व की गई है। पहले सारी चीजें नहीं थी, पहले टेररिज्म था, लेकिन अब इसमें सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व कर दी गई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें इसका देखने को मिलता है। तो दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई, यूएपीए और एनआई, है ना, दोनों का आपका रिवीजन हो गया। तो ये काफी अच्छा एक हमें देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हमें चीजें जो है वो देखने को मिलती है। बाकी अगर हम देखें तो ये पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर योगी गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है एसपी, है ना, फॉर ग्राफ्ट ऑफ वीडियो गोज वायरल। तो यहाँ पर एसपी जो है उनको भी सस्पेंड किया जा सकता है, ये आपको। और सस्पेंशन और उसी के साथ साथ जो टर्मिनेशन है उसमें फर्क होता है। सस्पेंशन होता है कि भैया आप उस पर जांच चल रही है, टर्मिनेशन मतलब होता है कि आपको टर्मिनेट ही कर दिया गया है, अब आप वापस जो ये ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी उसमें। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें एडिटोरियल पेज, तो आज के एडिटोरियल अगर हम देखें तो इतने कुछ खासे इंपॉर्टेंट हमें एडिटोरियल देखने को नहीं मिल रहे। जो पहले देखे गए हैं वही है, जैसे कि यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत जो है उनके बारे में बात की जा रही है, पेंडेमिक जो है उसके बारे में बात की जा रही है, ओके। और फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज देखते हैं तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पर हमें आइडियाज पेज जो है वो देखने को मिलता है। और इसमें भी आइडियाज पेज में अगर हम देखें तो इतने कुछ खासी न्यूज़ आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर ये वाला आर्टिकल जो हम देखने वाले हैं। और फिर उसके बाद ये जो एक्सलेंट सेक्शन है इसमें ये जैसे मैंने आपको कहा था कि पॉज जो लाया गया है, हमने जो फर्स्ट पेज पे भी देखा था, तो ये हम देखने वाले हैं। मराठा कोटा फर्स्ट पेज पे देखा था, ये भी हम देखने वाले हैं पीपीटीज में। और यहाँ पर अगर हम देखें स्टॉक्स जॉब जिस तरीके से लॉस हुए हैं, तो देखिए बेसिकली ये वाला आर्टिकल जो है ना इसमें बात की जा रही है किस तरीके से जॉब लॉसेस हमें देखने को मिले। जीडीपी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हुई है 23.9% से हमारी, है ना। और अगर हम जॉब देखें ना, जॉब लॉस भी बहुत ज्यादा हुए हैं। अब देखिए हमारे पास डाटा जो है ना उसका भी लैक ऑफ डाटा है, मतलब अगर आप डाटा निकालने जाओ अनएम्प्लॉयमेंट का तो वो डाटा भी पूरी तरीके से हमें मिलता नहीं है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप अभी तक की स्टोरी देखो तो हमें देखने को मिलता है कि इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, देखिए आप जीडीपी आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन जो वो होता हमें देखने को मिला है। मतलब यहाँ से शुरुआत हुई थी तो अब सीधा यहाँ पर हमारी जीडीपी जो है वो जाती हुई देखने को मिल रही है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ है उसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है, इसलिए उस पर हम यहाँ पर टाइम जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या था कंजम्पशन जो है वो नहीं हो पा रहा है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर लोग जो उनके पास कुछ भी नहीं, और लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन था जिससे कुछ प्रोडक्शन भी नहीं हो पाया। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप अनएम्प्लॉयमेंट का जो चार्ट है वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप चार्ट देखोगे टोटल एम्प्लॉयड जो है वो 12 तक इतने देखने को मिल रहे थे, और उसी के साथ साथ अभी 17-18 देखो तो यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम देखें तो पहले 11-12 में इतना था, अभी यहाँ पर इतना ज्यादा हो चुका है। और अनएम्प्लॉयड अगर हम देखें 10 मिलियन थे, लेकिन अभी यहाँ पर 30 मिलियन जो है वो हमें इतने देखने को मिल रहे हैं। और फिर ईयर बाय ईयर आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है वो घटता गया है। तो ये भी चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज अगर हम देखें तो हमें देखने को मिल रहा है वर्ल्ड पेज। तो वर्ल्ड पेज पर ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जो एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें बात की जा रही है जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको क्या किया गया है, उनको यहाँ पर जो पीस प्राइज है उसके लिए रखा गया है, पीस प्राइज के लिए रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि
जो पीस प्राइज है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है इजराइल यूएई डील। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर अनाउंस किया है कि यहाँ पर जो इराक का प्रेजेंस है वो रिड्यूस कर देंगे, और उसी के साथ साथ जो इजराइल यूएई डील है उसके लिए पीस प्राइज के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको नॉमिनेट किया गया है। अब इसमें आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीस प्राइजेस जो है वो यहाँ पर किस तरीके से दिए जाते हैं। अब देखिए, जो अल्फ्रेड नोबेल है, एक स्वीडिश केमिस्ट इंजीनियर जो भी आप बोल सको, तो उन्होंने यहाँ पर जो सीरीज ऑफ प्राइजेस है वो शुरू किए थे। वो भले केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, फिर उसी के साथ मेडिसिन में हो, लिटरेचर में हो, पीस में हो, तो ये सारे प्राइजेस जो है शुरू किए थे। इसे नाम दिया गया नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज नाम दिया गया। पीस के लिए क्या होता है कि भैया कोई शांति के लिए कोई काम कर रहा है उसको दिया जाता है। फिर उसी के साथ साथ एक 6th अवार्ड जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि था इकोनॉमिक साइंस में। ये भी यहाँ पर शुरू किया गया था। तो ये चीज बेसिकली आपको पता रहना जरूरी है। ठीक है, और इसमें जो नोबेल कमिटी होती है वो यहाँ पर देखती है कि किसको प्राइज जो है वो दिया जाना चाहिए, किसको यहाँ पर नॉमिनेशन जो है वो किया जाना चाहिए। और खुद को कोई भी नॉमिनेट जो है वो नहीं कर सकता है नोबेल प्राइजेस के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार आपको अगर नोबेल प्राइज पर क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से आपको कोई भी आ सकता है कि खुद को भी नॉमिनेट कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। ठीक है, कैसे यहाँ पर हमें जो प्राइज है उसके बारे में देखने को मिल रहा है। और बाकी अगर हम देखें यहाँ पर जो काबुल बॉम्ब है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये वाला जो न्यूज आर्टिकल है, वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डाउन 68%, ये भी हम जो हमारा पीपीटी है उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऑस्कर के लिए अब जो रिक्वायरमेंट है वो रहेगी 24 से डाइवर्सिटी जो है वो भी यहाँ पर देखी जाएगी। तो ये न्यूज आर्टिकल देखने को मिलते हैं। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिल्वर लेक जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 7,500 करोड़ रिलायंस रिटेल में 1.75% स्टेक पर। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो इतनी कुछ खास न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको बता दूं। उसी के साथ यहाँ पर जो पबजी है, पबजी बैन किया गया है, आप सभी को पता है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि अब जो चाइनीज कंपनी है वो रहने की वजह से पबजी को बैन किया गया है, सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी खरीद लेती है इसको तो फिर पबजी जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन बोला गया है कि कटिंग चाइना टाइज यहाँ पर नेसेसरी नहीं है कि जो रिवर्सल है पबजी बैन पर या बाकी एप्स पर वो हो जाए। तो ये भी एक खास चीज जो है देखने को मिल रही है। तो फिर से जो पबजी खेलने वाले लोग हैं उनके लिए एक सेटबैक है। चलिए, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें स्पोर्ट्स से तो कुछ खास नहीं है हमारे लिए। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल जिसमें बात की जा रही है कि यहाँ पर जो ट्रायल है उसे पॉज किया जा रहा है। देखिए, वैक्सीन जो है उसके बारे में तो इतनी अफवाहें उड़ रही है ना कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीन आ गई, इस तरीके से इतनी चीज़ें उड़ रही है। तो अब तो यहाँ पर विश्वास ही उड़ गया है कि वैक्सीन आएगी कब। तो यहाँ पर अब पहली बार ऐसी न्यूज़ आई है कि जो वैक्सीन है उसका ट्रायल यहाँ पर पॉज कर दिया गया है, रुकाया गया है। तो ग्लोबल फार्मा मेजर एस्ट्राजेनेका इन्होंने अनाउंस किया है ट्यूसडे इवनिंग को कि यहाँ पर हॉल्ट जो है वो लगाने वाले हैं क्लिनिकल ट्रायल पर कोरोना वायरस वैक्सीन के। ठीक है, और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है इट वॉज अ वॉलेंटरी एंड रूटीन एक्शन जो यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर ट्रायल जो है वो हॉल्ट क्यों किया गया है, तो इन्होंने कहा है एग्जैक्टली कुछ बताया नहीं है कि एग्जैक्टली हम क्यों हॉल्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर सीरियस एडवर्स इलनेस जो है वो देखने को मिली है जिन पर ट्रायल किया जा रहा है। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, जो बोलते हैं कि भैया हम पर करो, तो उन पर एडवर्स कुछ इलनेस जो है वो देखने को मिल रही है। अब वो जो एडवर्स इलनेस है वो इसी की वजह से हुई है कि वैक्सीन की वजह से वो, या फिर किस चीज़ की वजह से हो रही है, वैक्सीन जो है कितना असर कर रही है, ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली है। ठीक है, ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया, लेकिन यही बस पता चला है कि ये हॉल्ट जो है वो किया गया है, पॉज अभी किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोग जो है वो रश कर रहे हैं कि हमको वैक्सीन बनाना है, जितना जल्दी हो सके बनाना है। सेवरल जो रेगुलेटरी प्रोसीजर्स है वो यहाँ पर बाईपास की जा रही है ना, कि भाई ठीक है हमको यहाँ पर फटाफट बना लेते हैं। लेकिन उस बीच यहाँ पर अगर वैक्सीन अच्छी नहीं बनती है, अगर उससे कोई दूसरा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर इंडिया का जो ट्रायल है उसको क्या इम्पैक्ट करेगा, यहाँ पर एस्ट्राजेनेका अगर हम देखें हैज़ नॉट एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाइड कि यहाँ पर ट्रायल जो है एट ऑल लोकेशन, जितनी भी उसके लोकेशन है वो भले किसी भी कंट्री में हो, कहीं पर भी हो, क्या वो सब जगह पॉज करना है। एज सच स्टेटस जो इंडियन ट्रायल का वो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है पुणे बेस्ड पेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं है।
अगर इन एडिशन देखें तो जितनी भी पार्टिसिपेंट्स है फाउंड किए गए हैं कि यहाँ पर एंटीबॉडीज जो है कोरोना वायरस के लिए वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, जिससे क्या होगा इम्यून जो है इम्यूनिटी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर आपके अंदर जो एंटीबॉडीज़ है वो अगर तैयार हो जाए, एंटीबॉडीज़ अगर क्रिएट हो जाए तो फिर क्या होगा यहाँ पर इम्यून जो है इम्यून सिस्टम वो काफ़ी अच्छी खासी आपको मिल सकती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी तक पॉज क्यों किया गया है, हॉल्ट क्यों किया गया है, रीज़न तो नहीं बताया लेकिन पॉज कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है मराठा कोटा के बारे में। अब देखिए जब मराठा कोटा की हम बात करते हैं तो आपको थोड़ा यहाँ पर मैं मराठा कोटा जो उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने काफ़ी पहले सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग जो है वो सुनने वाला था, क्योंकि हुआ क्या था यहाँ पर जो मराठाज है उन्होंने कहा कि हमको जो कोटा है वो चाहिए। मराठास कौन है, मराठा पॉलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, ठीक है, जिसमें जो पीजेंट्स है लैंडलॉर्ड्स है वो हमें देखने को मिलते हैं नियरली 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, इसलिए पॉलिटिकल भी एक ये बन जाता है। और फिर उसके बाद क्या था कि जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया गया, रिजर्वेशन काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया गया, काफ़ी हाई रिजर्वेशन जो है वो दिया गया, मतलब 16% जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया गया था। फिर उसके बाद वो चैलेंज किया गया कोर्ट में और फिर उसके बाद ये बोला गया बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि पहले तो बहुत ऑब्वियस है बॉम्बे हाई कोर्ट में दिया जाएगा, है ना, जहाँ पर जो कंगना रनौत है उसने भी चैलेंज किया है ना, जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC उसके अगेंस्ट में। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उन्होंने जुलाई 2019 में कहा कि ये जो 16% आप दे रहे हो ना ये जस्टिफाइबल नहीं है, यहाँ पर इसको आपको कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया 12% और 13% पर। आप बोलोगे दो कैसे, क्या 12% उन्होंने कर दिया एजुकेशन के लिए और 13% जो उन्होंने कर दिया गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है, ये इन्होंने रखा। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या किया कि भैया ये सही नहीं है, क्योंकि 50% ज़्यादा जो लिमिट है वो क्रॉस कर रहा था, 50% ज़्यादा। अगर आपने मेरे MM एकेडमी के पॉलिटिकल लेक्चर्स देखे हैं उसमें मैंने आपको पूरा जो कोटा सिस्टम है वो समझाया हुआ है, रिजर्वेशन सिस्टम जो है डिटेल में समझाई हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और आप मुझे बताइए कि यहाँ पर 50% वाला कौन से केस के तहत बताया गया है, केस का नाम आप मुझे बताइए, ठीक है। हमने वो सारे कैरी फॉरवर्ड रूल वो सारे की सारी चीज़ें देखी हुई थी। तो 50% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% से कहीं ज़्यादा जा रहा था। तो इसी बात पे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर ही चीज़ चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यहाँ पर अपना निर्णय जो है वो दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि भैया देखो अब यहाँ पर जो करंट टाइम है उसमें कोई भी रिजर्वेशन के तहत यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। और जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लार्जर बेंच जो एटलीस्ट 11 जजेस रहो उस पर यहाँ पर देने की बात की गई है। अब यहाँ पर मराठास के बारे में जैसा मैंने आपको कहा पॉलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, जिसमें पीजेंट्स लैंडलॉर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, नियरली 1/3 पॉपुलेशन जो है स्टेट की वो मेजॉरिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट उन्होंने वो यहाँ पर इस कम्युनिटी से बिलोंग किए हुए हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। मराठास अगर हम देखें मोस्टली वो मराठी स्पीकिंग है, लेकिन सभी मराठी स्पीकिंग लोग जो है वो मराठा कम्युनिटी से बिलोंग करें ऐसा नहीं है। हिस्टोरिकली वॉरियर कास्ट जो है इससे उनको आइडेंटिफाई जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है मराठास के बारे में। आपने जो एकदम शांत वाला पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो भी सुनी होगी, तो उनके लिए भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया गया था ना, एक जो पॉलिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ पर हियरिंग जो पिटिशन दाखिल की गई थी वो की गई थी एज पर आर्टिकल 136, ठीक है, मराठा रिजर्वेशन के अगेंस्ट में। इसे क्या कहा जाता है, स्पेशल लीव पिटिशन। क्या कहा जाता है, स्पेशल लीव पिटिशन कहा जाता है। अब यहाँ पर स्पेशल लीव पिटिशन हमें आर्टिकल 136 के तहत देखने को मिलती है। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपने डिस्क्रिशन के तहत यहाँ पर जो स्पेशल लीव है वो ग्रांट की जा सकती है फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री या फिर डिस्क्रिमिनेशन जो भी हो यहाँ पर उसके लिए दिया जा सकता है। तो ये भी चीज़ आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर मराठास के ऊपर जब हम देखते हैं तो कास्ट जो है केस जो है सुप्रीम कोर्ट में वो किस तरीके का है। तो यहाँ पर मराठा कोटा जो है अंडर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SEBC एक्ट जो है 2018 का, उसके तहत यहाँ पर हमें देखने को मिला। और अब यहाँ पर लार्जर बेंच जो है वो इसके बारे में देखने वाली है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोल रही है कि भैया तुमने तो ज़्यादा ही कोटा प्रोवाइड कर दिया है ना, मतलब यहाँ पर 50% ज़्यादा आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप ओवरऑल देखो ना, मतलब यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट रूलिंग अगर आप देखो तो उन्होंने यही कहा जस्टिफाइबल नहीं है। 12% एजुकेशन में, 13% जो है गवर्नमेंट जॉब्स में, जैसे मैंने आपको कहा था, और 50% ज़्यादा एक्सीड कब होना चाहिए, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर सिचुएशन हो तो उस टाइम पर होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। टोटल रिजर्वेशन अगर हम महाराष्ट्र में देखते हैं तो आप देख सकते हो कितना हमें देखने को मिलता है।
मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो SCs है 13%, ST है 7%, OBC है 19%, स्पेशल बैकवर्ड क्लास है 2%, फिर उसके बाद ये जाति जो है उनको 3%, फिर NTB 2.5, NTC 3.5, NTD 2%, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एडिशन 12 to 13% मराठा कोटा जो है वो दिया गया। मतलब टोटल रिजर्वेशन अगर हम स्टेट में देखें तो 64 to 65% जो है वो जा रहा था, और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा जो है वो तो इफेक्टिव है ही स्टेट में। तो आप समझ सकते हो बेचारे जनरल है उनको तो मतलब वो क्या ही करना फिर, है ना। तो ये यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो फेस किया जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर अगर हम महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड कमीशन देखते हैं तो उसके तहत ये सर्वे किया गया है कि जो मराठा पॉपुलेशन है वो कहीं ज़्यादा है ना, जैसे हमने देखा हुआ है। और इसमें अगर हम बैकवर्डनेस देखें तो बैकवर्डनेस भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि बैकवर्डनेस देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिजर्वेशन अगर इतना ज़्यादा चला जाए तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा था। तो अब ये लार्जर बेंच के ऊपर चला गया है। तो इसमें से जो टेक अवेज है वो कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि 50% ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वो कौन से केस के तहत है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। दूसरा जो है वो स्पेशल लीव पिटिशन है ना, जो मैंने आपको आर्टिकल बताया हुआ है। कौन सा आर्टिकल बताया हुआ है? 136 जो आर्टिकल मैंने आपको बताया स्पेशल लीव पिटिशन का, उसके बारे में ये टेक अवे है। दूसरा मराठा कम्युनिटी क्या है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है ना। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप MPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें कितना रिजर्वेशन है ये वाला भी जो है, ये वाला भी स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट इस पर चलते हैं। वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है डाउन हो गए 68% पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें WWF लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है। उसने यहाँ पर बोला 68% जो है रिडक्शन हमें देखने को मिला है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में बिटवीन 1970 से लेकर 2016 तक। और उसी के साथ यहाँ पर 75% ऑफ द अर्थ आइस फ्री लैंड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर अल्टर्ड हो चुका है। अब देखिए अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर 85% ऑफ द एरिया ऑफ वेटलैंड जो है वो यहाँ पर लॉस्ट हो चुका है इस पीरियड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट ड्रिवन बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है? प्राइमरी यहाँ पर जो ओरिजिनल हैबिटेट्स होते हैं उसको एग्रीकल्चर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्जन कर लेना, ये प्राइमरी है। देखिए आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से प्राइमरी डायरेक्ट ड्रिवन बायोडाइवर्सिटी लॉस के रीजंस है। तो पहला क्या है? यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या रीज़न है कि यहाँ पर ओशन जो है उसे ओवरफिश्ड मतलब फिश से भरा क्या नहीं, जो डिप्लीशन है वो हमें देखने को मिल रहा है एक्सेसिव फिशिंग की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरफिश है, ओवरफिश्ड, ठीक है, वो हमें ये दो रीजंस जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है ये हो रहा है ड्यू टू लैंड यूज चेंज। यहाँ पर लैंड का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। आप कहीं भी देख लो, यूरोप, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अमेरिका आप देख लो, लैटिन अमेरिका देख लो, हर जगह देख लो, जो लैंड पैटर्न चेंज हो रहा है। आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, आपको इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बनाना है, तो फिर लैंड पैटर्न जो है चेंज होगा ही, बायोडाइवर्सिटी जो है वो खराब होगी ही, है ना। अब यहाँ पर लार्जेस्ट वर्ल्ड लाइफ पॉपुलेशन लॉस जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है लैटिन अमेरिका में 94%। लैटिन अमेरिका मतलब हम जो साउथ अमेरिका बोलते हैं उसे कहा जाता है। तो देखिए ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? लैटिन अमेरिका में हो रहा है। ठीक है, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स अगर हम देखें, इंडिकेटर है कि यहाँ पर ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ पर चेंज हो रही है। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है मैनेज करती है इस इंडेक्स को इन कोऑपरेशन विद द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ रिपोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये दूसरी सबसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। पहली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लैटिन अमेरिका में हो रहा है, दूसरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी कौन सी है ग्लोबली, तो वो है फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी। जो फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी है सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड है। ठीक है, ग्लोबली, और 90% ऑफ द ग्लोबल वेटलैंड जो है वो लॉस हुए हैं सिंस 1700। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ इंडिया में मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, ओवर बहुत सारे स्पीशीज हमें देखने को मिलते हैं 45,000 से ज़्यादा, है ना। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। IUCN रेड लिस्ट में देखा जाए तो एक्सटिंक्शन में या फिर थ्रेटेंड में या फिर एंडेंजर्ड में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एलिफेंट का फोटो लगाया गया है। तो आप मुझे बताइए, जो इंडिया का मतलब एशिया का आप बोल सकते हो, इंडिया का आप एलिफेंट बोलिए, एशिया का बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए, उसका IUCN रेड लिस्ट में नाम क्या है स्टेटस, और अफ्रीका का जो है उसका स्टेटस क्या है, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट जो है ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज,
है ना, जिसमें हमें एंडेंजर्ड ये सब देखने को मिलता है, तो उसके बारे में फाउंड की गई थी 1964 में। ये वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी है ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस बायोलॉजिकल स्पीशीज की, तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक पोर्शन है, देखिए इतना आपके लिए कर रहा हूँ, यहाँ शेयर कर दो। इंडिया ने लॉस किया है 1/3 ऑफ नेचुरल वेटलैंड अर्बनाइजेशन के लिए। मतलब देखो ना, हर जगह आप देखो कितनी सारी जगह हैं, कितना यहाँ पर हमें लॉस जो है देखने को। नेचर देखिए यार कितना खूबसूरत है, उसको हम हमारे इसके लिए लॉस कर रहे हैं ज़बरदस्ती का, फिर उसके लिए रिकवर करने के लिए हम चीज़ें जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। इंडिया की जो रिपोर्ट है वाटर स्टीवर्डशिप पर, तो यहाँ पर रिवेल करता है कि 14 आउट ऑफ 20 रिवर बेसिन जो इंडिया में ऑलरेडी यहाँ पर वाटर स्ट्रेस्ड है। हमें ग्राउंड वाटर का भी देखने को मिलता है, ग्राउंड वाटर जो है कितना ज़्यादा डिप्लीट हो चुका है ना, यहाँ पर आप टोटल देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी, यहाँ पर ट्राइलेटरल डायलॉग। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, चाइना जो उसके साथ जो हमारी लड़ाई चल रही है ना, उसकी वजह से यहाँ पर ट्राइलेटरल डायलॉग जो है वो काफ़ी फोकस में आ गया है। यहाँ पर इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग जो है वो फोकस में आया हुआ देखने को मिल रहा है मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अगर आप चाइना देखो तो हर तरफ से इंडिया को जो है घेरने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि भैया हम मेरीटाइम सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड कर लेंगे, और तीनों कंट्रीज अगर एक साथ आती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है उसके साथ भी बॉर्डर है, अगर आप मेरीटाइम बॉर्डर देखो, फ्रांस जो है वो भी पानी के आसपास लगता है, और इंडिया जो है उसके पास तो इंडियन ओशन है ही। तो इस तरीके से पानी जो है सभी को लगता है, सभी कंट्रीज को, तो यहाँ पर मेरीटाइम सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और चाइना जिस तरीके से सभी तरफ अपना डेप ट्रैप बना रहा है, तो एक वो जो सिक्योरिटी उसको भी थ्रेट कर सकता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ये इंडिया के की पार्टनर्स है इंडो पैसिफिक रीजन में अगर देखा जाए तो इसलिए जो मीटिंग है ये काफ़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हमें यहाँ पर काफ़ी बायलैटरल जो अचीवमेंट्स है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका जो विजन है इंडो पैसिफिक के लिए, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से जो प्रमोट है वो किया जा रहा है सिक्योरिटी बेस्ड पर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल इंडिया रीजन सागर आप बोल सकते हो, आपको ये पता है ना सागर के बारे में। अब यहाँ पर आप देखो कि मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है वो एनहांस करने के लिए जो कंट्रीज़ है वो काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है ये भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया गया है। डिजास्टर रिलीफ बोलिए, मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बोलिए, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट बोलिए, कि भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, इंडिया को अगर मेरीटाइम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भाग कर आएगा, यहाँ से फ्रांस भाग कर आएगा, यूएसए तो अपने साथ है ही, वो ऊपर से भी आएगा, नीचे से भी आएगा, हर जगह से आएगा। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो भी अपनी डिप्लोमेसी जो है इस तरीके से बना रहा है, जिससे कि चाइना को एक जवाब जाए कि भाई तू उड़ रहा जो है ना पाकिस्तान के बलबूते पर, तो देख ले बाप बाप होता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंडिया यहाँ पर जो कोलैबोरेशन है वो यहाँ पर कर रहा है सस्टेनेबल फिशरीज के लिए भी इंडियन ओशन में, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी जो है वो हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, जिससे कि डीप ओशन रिसोर्सेज जो है यहाँ पर थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो है वो भी हम निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, देखिए कोई भी कंट्री जब म्यूचुअल अग्रीमेंट बना रही है ना, वो ऐसी नहीं बना रही है कि नहीं यार इंडिया को खतरा है हम उसको साथ देना चाहिए, वो खुद के बेनिफिट के लिए ही बनाती है। तो यहाँ पर उसको बेनिफिट क्या मिलेगा, यहाँ पर डीप रिसोर्स जो है या फिर थर्मल कन्वर्जन जो है उसका उसको भी फायदा मिलेगा, हमको भी फायदा मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा, है ना। तो ये एक बेनिफिट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एक तो मेरीटाइम सिक्योरिटी भी हो जाएगी, दूसरा यहाँ पर जो रिसोर्सेस है वो भी हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर जो कोऑपरेशन हम डेवलप कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, तो एक इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, जो यहाँ पर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर क्रिएट करने के लिए इनिशिएटिव्स, काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स हमें यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं, जो इस डायलॉग का ऑलरेडी पार्ट है। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो द हिंदू है उसके कुछ एडिटोरियल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक एडिटोरियल है जो काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें देखने को मिल रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा वोटिंग के लिए। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने यहाँ पर मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश की है पोटेंशियल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, जिससे कि रिमोट वोटिंग जो है उसे अनेबल किया जाए। देखिए अभी क्या होता है, अभी अगर आप कहीं पर हो, मतलब समझ लीजिए कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है राजस्थान में, लेकिन अभी अगर आप हो महाराष्ट्र में, तो फिर आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वोटिंग जो है वो करनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो आपका वोट जो है चला गया, आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर रिमोट वोटिंग के जरिए क्या हो सकता है कि आप महाराष्ट्र में हो, वहाँ अगर आप वोटिंग करते हो, ठीक है, इसको एक रिमोट वोटिंग जो है वो कहा जा रहा है कि भैया आप यहाँ पर वोट कर रहे हो तो आपका वोट जो है वो वहाँ पर भी हो रहा है। मतलब जैसे कि होता है ना कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो हमने देखा हुआ है ना, तो उसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन कार्ड जो है इसका भी यहाँ पर एक्सप्लोरेशन जो है वो करने की बात की जा रही है। लेकिन उसमें काफ़ी हर्डल जो है वो आ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर रिमोट वोटिंग जो है वो पर्सन कहीं भी रहो लेकिन उसकी वोटिंग कहीं भी हो सकती है। इसके लिए हमें जो प्रॉक्सी वोटिंग है वो भी एक तरीके की वोटिंग जो है वो देखने को मिलती है, ये भी रिमोट वोटिंग का ही एक टाइप हमें देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए।
तो अगर हम यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखें तो ब्लॉकचेन ये क्या है, ये एक डाटाबेस है और इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपकी चेन जो है वो क्रिएट होती है। मतलब अगर कोई बीच में प्रॉब्लम भी आ जाए तो उसको निकाल के दूसरी जो चेन है वो तो चलती ही रह रही है ना। तो ये अब ब्लॉकचेन में हमें देखने को मिलता है। क्रिप्टो करेंसी जो है इसके बलबूते पर काम करती है, बिटकॉइंस जो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करता है। मतलब यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पर कोई ब्लॉक से ये एक नए ट्रांजैक्शन का ब्लॉक जो है वो ऐड हो गया। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये यहाँ पर कंटिन्यूअसली आपको इसको कुछ देखना नहीं पड़ेगा, सीधे तरीके से चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, तो ये एक ब्लॉकचेन का एक फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ब्लॉक्स जो है वो ऐड होते जाते हैं। किसी ने एक ने किया तो यहाँ पर उसका ऐड हो गया, और किसी ने वोटिंग किया यहाँ पर ऐड हो गया। सेंट्रलाइज भी होता है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में रहेगा, है ना, ये सेंट्रलाइज रहेगा ऑल ओवर इंडिया में। तो अगर इसके नाम पर इसने कर दिया तो बराबर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका जो ब्लॉक है वो ऐड हो जाएगा। इसने कर दिया उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ब्लॉक जो है वो ऐड हो गया। तो इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो इलेक्शन कमीशन एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो काफ़ी कंसर्न जो इसके वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो इलेक्शन सिक्योरिटी है, वोटर रजिस्ट्रेशन इंटीग्रिटी है, पोल एक्सेसिबिलिटी है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है इसके भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए भले ही आज द हिंदू में ये वाला आर्टिकल आया, लेकिन ये अगस्त में आप समझ लीजिए कुछ मतलब 5 से लेके 11 अगस्त के आसपास कुछ तो भी उसमें द इंडियन एक्सप्रेस में भी ये वाला आर्टिकल जो है वो आ चुका था। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं है कि द हिंदू हम कवर नहीं कर रहे हैं तो हमारे उसमें के आर्टिकल्स हो ही नहीं रहे। सारे आर्टिकल्स देखिए इनमें कंपटीशन होती है कि भैया उसने लेकर आया कि हम भी लेकर आते हैं। और इसमें क्या होता है, द इंडियन एक्सप्रेस में ये जो सोल्यूशन ओरिएंटेड आर्टिकल्स होते हैं इसलिए काफ़ी हेल्प आपको देते हैं। ठीक है, और इसमें जो वोटर आइडेंटिफिकेशन है, ऑथराइजेशन है, उसे मल्टी लेयर्ड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इससे क्या होगा, इससे एक प्रॉपर ऑथराइजेशन भी आ जाएगा, एक लेयर भी आ जाएगी, लेकिन इसको हैकिंग भी जो है वो भी यहाँ पर आसान हो जाती है। अगर आप देखो साइबर अटैक जो है वो यहाँ पर हो सकता है, ये इसका लिमिटेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और मैनिपुलेशन जो है वो इसका हो सकता है। फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव वोटर आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो सकता है कि भैया वोटर आइडेंटिफाई नहीं हुआ, है ना, ये यहाँ पर हो सकता है। या फिर जो 100 वोट कर रहे हैं वो सब एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बीटी कॉटन के बारे में। ये भी द हिंदू का आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है बीटी कॉटन का। तो देखिए ये हमने कई बार बीटी कॉटन के बारे में देखा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा आपको यहाँ पर जो ब्रीफ है वो आपको दे दूँ बीटी कॉटन के बारे में। बीटी कॉटन बेसिकली क्या है, ये एक इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है। बीटी मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन उसका किया गया है। ठीक है, तो मतलब क्या है, नॉर्मल अगर आप कन्वेंशन देखो तो अगर आपको जो अफ्रीका है उसकी अगर आपको सही तरीके से सर्दी जो है, गर्मी जो है वो अगर बर्दाश्त नहीं होती है, तो आपके अगर जेनेटिक्स में कुछ मॉडिफिकेशन किए जाए जिससे कि आपको गर्मी जो है बर्दाश्त हो जाए, तो आप वहाँ पर बर्दाश्त कर सकते हो। वैसे ही जो कॉटन नॉर्मल कॉटन होता है उसको यहाँ पर अलग अलग जो बीमारियाँ हैं वो लग सकती है ना। तो वो बीमारियां ना हो तो उसके लिए अगर कुछ उसमें जेनेटिक्स में चेंजेस किए जाए जिससे कि अगर वो अटैक भी करे वर्म तो उसको कोई भी फर्क ना पड़े, तो वो हो गया बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन जो उसका इस्तेमाल किया गया। अब देखिए पहले जो है ना हमारे इंडिया में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का कॉटन इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ जो है वो लेकर आ गए। अब उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम ब्रिटिशर्स देखें उनके द्वारा कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बन सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है बॉर्बन कॉटन जो है उसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये मतलब समझ लीजिए 1798 या 97 के आसपास कभी तो भी किया गया था। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारी इंडिजीनियस क्रॉप्स है उसको निगलेक्ट कर दिया गया, है ना। और फिर उसके बाद इंडियन जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्षमता थी, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जब ये बीटी कॉटन लाया गया उसके बाद से तो फिर अब यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया है। अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, ख़राब नहीं हो रहे थे। यहाँ पर आप देखते कैसे ख़राब होते हैं, ख़राब नहीं हो रहे थे। तो फिर तो क्या है भैया, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो महाराष्ट्र बोलिए, गुजरात बोलिए, खतरनाक तरीके से यहाँ पर जो इसका उगम है, जो कॉटन है उसका यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके प्रॉब्लम्स भी है। कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स जो है, देखिए अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आए ना तो प्रॉब्लम्स भी आपको लिखना पड़ेगा। पॉजिटिव साइड तो है ही कि यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलता है, इससे जो फार्मर्स है उनका जो लॉस है वो कम होता है, ये सारे प्रॉफिट तो आप लिख ही सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पहला आता है कि सीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सीड क्या है, एक्सपेंसिव है।
दूसरा अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि सीड जो है रीयूजेबल नहीं है। अगर आप नॉर्मल कॉटन देखो उसी की सीड निकाल के बो दिए, लेकिन यहाँ पर रीयूजेबल नहीं है क्योंकि बीटी कॉटन है ना, ये बीटी कॉटन का जो उगा है ये बीटी कॉटन वाला ही नहीं है, तो ये सीड जो है रीयूजेबल नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ तीसरा यहाँ पर बायो सेफ्टी मेजर्स कितने हैं वो यहाँ पर अभी तक पता नहीं चले। तो ये 3 प्रॉब्लम जो है ये आप जरूर लिखिएगा आपके मेंस में, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर हमारा अगर हम मैप देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर जवाब जो है इसका ये है यहाँ पर फरीदाबाद, गुरुग्राम, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। और अगर आपने MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए, आपको बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव काफ़ी अच्छे जो कोर्सेज है वो देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।